हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और या आप बोल सकते हो क्या चीज़, आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एम्पलीट्यूड या बोला जाएगा, इसको आर्गुमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड या स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड यह हो सकता है AMP-Z करके लिखा जाता है। अब ये होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। कि जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे दिया हुआ था, हमने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था। जस्ट सपोज मान लो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आई वाई, जेड इज इक्वल टू मान लो x प्लस आई वाई है। और अगर मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करूं तो ये ऐसे, ये वाला पॉइंट x होता है और ये y होता है। और ये जो हमारा वैल्यू होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड z बोलते हैं। अगर मान लो इसको आप O बोलो और P बोलो तो OP को हम क्या बोलते हैं, मॉड z बोलते हैं। ये हमारा जो एंगल आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z बोलते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब क्या होता है, यही थीटा या tan इनवर्स y डिवाइड बाई x। ये जो वैल्यू आता है tan थीटा का वैल्यू आता है y और डिवाइड बाई x आएगा, तो थीटा का वैल्यू हमारा क्या कहलाता है, आर्गुमेंट z कहलाता है। तो कोई भी अगर मान लो हमारा वैल्यू लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ तभी के लिए वैलिड है जब आपका कोई भी वैल्यू, मान लो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमने दिया 1 प्लस आई दे दिया, ठीक है। अब 1 प्लस आई को अगर आप डिनोट करोगे तो कहाँ आएगा, अगर मान लेते हैं आप इस 1 प्लस आई को डिनोट करोगे तो कहाँ आएगा, ये 1 इधर जाएगा और आई का कोफिशिएंट इधर आएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, हमको आर्गुमेंट ऑफ जेड इसका फाइंड आउट करना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो मतलब क्या होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई का कोफिशिएंट 1 है डिवाइड बाई 1। तो ये आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 यानी tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/4। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है या ये जो z है वो ओरिजिन से कितना एंगल बना रहा है, ओरिजिन से मतलब रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, रियल z से कितना एंगल बना रहा है, π/4 का एंगल बना रहा है। तो हम इस बारे में जब भी हम कहीं भी आर्गुमेंट z लिखा हुआ है तो वो इसका मतलब ये होता है कि वो अगर इस तरफ से लिखा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या कर रहे हैं, वो रियल एक्सिस से एंगल बना रहा है। जैसे मान लो अब इसी क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि z इज इक्वल टू -1 प्लस आई दे दिया, और मैं बोलूँ आप कि इसको डिनोट करके बताओ। तो डिनोट करोगे तो कैसे आएगा, पहले आपको ये फाइंड आउट करना रहेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो -1 ये आ गया और +1 ऊपर जाएगा, तो मतलब यहाँ कहीं आएगा। तो ये वाला हमको एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर मान लो मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई -1। और tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो यानी माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा और ये वाला वैल्यू आपका -π/4 आएगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है -π/4, अब इसको आप ध्यान से देखो तो ये -π/4 कहाँ आता है, यहाँ आता है। ये वाला -π/4 होता है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप 45 डिग्री लोगे तो ये -π/4 यहाँ आएगा और ये +π/4 है। जबकि हमको ये पूरा बताना है, ये एंगल ये बन रहा है, हमको ये बताना है। तो इसमें आप, अब उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि ये हमने गलत निकाला है, इसका मतलब ये गलत है। अब गलत क्यों है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अब इसमें पहली चीज़ आप नोट करोगे कि जब भी आप आर्गुमेंट z या थीटा को आप डिफाइन करोगे तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π से लेकर के +π के बीच में होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ जब भी आप एंगल डिफाइन करोगे, ये इसका रूल है कि अगर मान लेते हैं ये रियल z है और ये इमेजिनरी z है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई भी थीटा फाइंड आउट करोगे, ये प्रिंसिपल वैल्यू एक्चुअली हम लोग बोलते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक या तो डिफाइंड होगा और या तो यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड होगा। जब हम इधर से इधर आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाएगा यानी +θ लिया जाएगा, और अगर इधर से हम लेंगे तो माइनस डायरेक्शन में लिया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा वैल्यू आएगा थीटा का, या थीटा बोले या आर्गुमेंट z बोले, तो ये हमारा वैल्यू क्या आएगा, -π से
प्लस पाई के बीच में होना चाहिए। तो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच मतलब ये हो गया, तो आप इधर से इधर आओ या इधर से इधर आओ ऐसे, ठीक है। तो आइए अब इसके बारे में देखते हैं कि ये हमारा जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था वो गलत क्यों आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसका एक तरीका होता है, मैं आपको रूल बता देता हूँ कैसे आता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये हमारा रियल z है और ये हमारा इमेजिनरी z है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कोई भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अगर मान लो कोई z इज इक्वल टू मान लेते हैं x प्लस आई वाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो यहाँ क्या आएगा, x ग्रेटर देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा, माने x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। अगर कोई भी वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो मतलब ये हुआ कि x 0 होगा, लेस देन 0 होगा यानी नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो दोनों नेगेटिव होंगे, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होगा तो x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस टाइप से जैसे लिखा हुआ है तो हमको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमको फार्मूला सिर्फ ये लिख देना है, tan थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट z इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y डिवाइड बाई x लिखना है, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारा एंगल निकल के आ जाएगा ऐसे जो भी आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जब लिखोगे थीटा या आर्गुमेंट z हम लिखें, दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा एंगल आएगा ये वाला, ये ऐसे एंगल आएगा। मैं इसको अलग से बना के दिखा देता हूँ कि अगर मान लेते हैं हम इसके एंगल की बात करेंगे, ये वाला एंगल की बात करेंगे, मान लेते हैं ये अल्फा है, तो हम जब भी एंगल मेज़र करते हैं, आपको 10th में बताया गया है कि हम लोग जब भी एंगल मेज़र करते हैं वो कहाँ से मेज़र करते हैं, यहाँ से मेज़र करते हैं, ठीक है। यहाँ रियल और इमेजिनरी z है, इमेजिनरी एक्सिस है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि हम लोग जब भी एंगल मेजर करते हैं तो यहाँ से मेजर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, ये टोटल हमारा पाई होता है। मैं आपको ये वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पाई होता है और ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये हमारा ये वाला कितना एंगल बन जाएगा, पाई माइनस अल्फा बन जाएगा। तो ये हमने लिख दिया आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा या थीटा बोल दो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमने वहाँ थीटा यूज़ कर रहे हैं, तो पाई माइनस थीटा, तो थीटा का वैल्यू हमने क्या लिया है यहाँ पे वही आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, थीटा यानी tan इनवर्स y डिवाइड बाई x। अब यहाँ थीटा ये डिनोट कर रहा है, ये वाला भी थीटा और ये वाला भी थीटा, ये डिनोट कर रहा है कि हम जब भी एंगल बनाएंगे वो हमेशा रियल एक्सिस से बनेगा, ये बने चाहे ये बने चाहे ये बने, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल। अब हमको इसमें इसको बताना है या इसको अरेंज इस तरीके से करना है कि हमारा एंगल ऐसे यहाँ से मेज़र करेंगे, यहाँ से मेज़र करेंगे, या अगर मान लेते हैं हमको रूल बताया गया था कि माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ही लेना है, तो इधर का जो एंगल आएगा वो हम इधर से लेंगे और ये वाला एंगल को हम इधर से लेंगे ऐसे। तो मतलब ये हुआ कि अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई वैल्यू आया, मान लो मैं इसको नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू आया, जस्ट सपोज मान लो हमारा ऐसे आ रहा है, तो अगर कोई एंगल हम लोग निकालेंगे, जब भी हमारा कोई थीटा आएगा तो ये वाला एंगल आएगा। तो इस थीटा को हमको डिनोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से ऐसे आना पड़ेगा। तो यहाँ से अब अगर इसको मेज़र करोगे तो क्या आएगा, पाई माइनस थीटा आएगा, पहली चीज़ तो ये। और हम इसको क्लॉकवाइज में मेज़र कर रहे हैं तो इसके सामने माइनस आ जाएगा, तो माइनस पाई और माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू वही चीज़, क्या, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स y डिवाइड बाई x के साथ मॉडुलस होगा। आप ध्यान रखना, मॉडुलस नहीं रखोगे तो फिर हमारा आंसर गलत आएगा। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, किसी भी नेगेटिव वाले वैल्यू को पॉजिटिव बना देना। तो हमको सिर्फ यहाँ प्लस वैल्यू रखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप लिखोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, ये थीटा आएगा, ये थीटा। तो ये थीटा हम लोग कैसे मेजर करेंगे, बस यहाँ पे माइनस लगा दो। अगर मान लो ये थीटा है, ये वाला थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये वाला माइनस थीटा आता है बस, तो tan इनवर्स y डिवाइड बाई x हो जाएगा मॉड में, ठीक है। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको क्वाड्रेंट पहचानना। क्वाड्रेंट अगर आप पहचानना सीख गए तो फिर आपका आंसर आना चालू हो जाएगा। जैसे मान लो हमने क्वेश्चन दिया, तो
अगर आप सबसे पहले अगर पहला क्वेश्चन आप करते हो तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, -1 माइनस आई दिख रहा है। आप इसको ड्रॉ करोगे, -1 इधर आएगा यहाँ से इधर, और माइनस आई इधर आएगा, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सिर्फ आपको क्या देखना है, थर्ड किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पहले वाले के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था, -पाई प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, i का कोफिशिएंट। तो i का कोफिशिएंट यहाँ क्या दिख रहा है, -1 डिवाइड बाई रियल पार्ट क्या है, -1। ये आपका आ जाएगा। तो -पाई प्लस tan इनवर्स -1 और -1 आप कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -पाई प्लस π/4, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -3 π/4। अब देखो आप -3 π/4 का मतलब क्या हुआ, आप इधर से चलोगे और ये आपका -3 π/4 आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम वैल्यू लेके चल रहे थे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चल रहे थे, मैंने निकाला भी था, और इसका एंगल भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो फाइनल आंसर निकाला है वो सही निकाला है। इसको देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, पाई माइनस tan इनवर्स, वही आई का कोफिशिएंट 1 है और रियल पार्ट क्या है, -1। तो आई 1 डिवाइड बाई 1 यानी -1, यानी पाई माइनस tan इनवर्स 1 यानी π/4। तो π/4 यानी 3 π/4 प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आ रहा है मतलब 3 π/4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ से 3 π/4 मेजर किया जा रहा है, ऐसे ये 3 π/4 है, ठीक है। ऐसे ही ये तो फर्स्ट वाला एकदम इजी, थर्ड वाला एकदम इजी है। थर्ड वाला कैसे बनेगा, थर्ड वाले में आपका क्या दिया हुआ है, 1 प्लस आई दिया हुआ, तो उसमें तो आपको बस थीटा या आर्गुमेंट z इज इक्वल टू क्या कर देना है, बस वैल्यू रख देना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोग 1 डिवाइड बाई 1 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा π/4। इसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। फोर्थ वाला भी 1 माइनस आई जिसे मान लो लिखा हुआ है, तो 1 माइनस आई कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ -π/4 हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन जिसे मान लो दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू या आर्गुमेंट z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने ये फार्मूला बताया, पाई माइनस tan इनवर्स √3 है आई का कोफिशिएंट, तो √3 डिवाइड बाई -1, तो ये आपका आ जाएगा पाई माइनस π/3। तो π/3 यानी आपका आंसर हो जाएगा 2 π/3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट वाला, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका फार्मूला होता है -पाई प्लस tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या चीज़, √3 डिवाइड बाई 1, तो बस -पाई प्लस √3 का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स √3 का वैल्यू होता है π/3। सॉल्व करोगे तो -2 π/3 आंसर आएगा इसका ये, ठीक है। इनसे रिलेटेड मैं आपको अभी प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ कि कैसे इसको, और क्वेश्चन जो रहता है ये तो हमारा सिंपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करने का तरीका हो गया। अब आप हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। तो अब जैसे मान लो हमने पहली प्रॉपर्टीज लिखा कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ दो ही नहीं, यहाँ हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, जैसे मान लो हमने n तक लिख लिया, बहुत सारे लिख लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इनके कॉम्प्लेक्स नंबर को, इनके आर्गुमेंट को आप अलग अलग ऐसे ऐड कर सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z3 एंड सो ऑन आर्गुमेंट ऑफ zn। आप इस तरीके से इनको zn तक ऐड कर सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टीज आपका है इसमें कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में लिखा हुआ है, मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं डिवीज़न में लिखा हुआ, मतलब क्या हुआ कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट माइनस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का या डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट आप माइनस कर दोगे, ये आपका आएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये वाला जैसे पहला और ये दूसरा हमने फार्मूला लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लिखा हुआ 1 प्लस आई और 1 प्लस मान लो i√3 लिखा हुआ हो, पहले वाले की बात कर रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने का मान लो आपसे पूछा जाएगा कि इसका आर्गुमेंट फाइंड आउट करिए पहले वाले के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप
दो तरीका है। पहला आप क्या करो, इसको आप मल्टीप्लाई करो और a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। ये फार्मूला क्या है, अगर मान लेते हैं आप इसका आर्गूमेंट लेना चाहते हो 1 प्लस आई और फिर 1 प्लस आई रूट 3 का आर्गूमेंट लेना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का अलग अलग आर्गूमेंट का सम ये फार्मूला है। आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस आई प्लस आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस आई रूट 3 आप लिख सकते हो। मतलब क्या हुआ, इसका आर्गूमेंट क्या आएगा 1 प्लस आई का π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका आर्गूमेंट क्या आएगा π/3 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस इसको ऐड कर दो तो 7π/12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को आप अगर मान लो मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, जस्ट सपोज मान लो हमने लिख दिया 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई रूट 3 दे दिया, ठीक, और इसका आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है। तो मतलब क्या हुआ, अगर मान लेते हैं आप इसका आर्गूमेंट फाइंड आउट करोगे 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई रूट 3 है, तो मतलब क्या हुआ, पहले वाले का आर्गूमेंट क्या आया π/4, दूसरे का आर्गूमेंट क्या है π/3, दोनों को माइनस कर दोगे तो ये जो आएगा हमारा आंसर वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -3π माइनस 4π डिवाइड बाई 12, यानी -π/12 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आप इसमें भी वही काम कर सकते हो। इसको आप चाहो तो पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करो रेशनलाइज करके और फिर आर्गूमेंट लोगे तो यही हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा दोनों रूल है। इस तरीके से इन दोनों रूल का यूज़ करके आप तुरंत किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टीज है, अगर मान लेते हैं आर्गूमेंट ऑफ z के पावर n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n टाइम्स ऑफ आर्गूमेंट z होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं हमको 1 प्लस आई -1 प्लस आई रूट 3 के पावर मान लेते हैं 100 दिया हुआ है और इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो n है ये आपका इसका आर्गूमेंट फाइंड आउट करना, मान लें हमको इसका आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है ऐसे, ठीक है। तो इसका आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या हुआ, पहले आप -1 प्लस आई रूट 3 का आर्गूमेंट फाइंड आउट करोगे, तो ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस tan इनवर्स रूट 3 बाई 1 हो जाएगा, यानी π/3 हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू आएगा हमारा ये आया, और ये जो n होता है ये n 100 है, यानी n को आप क्या करोगे यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा जो 100 इंटू पाई माइनस π/3 यानी 2π/3 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 200π डिवाइड बाई 3, ये हमारा आंसर आएगा। तो इसको आप और भी मेथड से कर सकते हो, जैसे डिमॉर्गन्स थ्योरम वगैरह होता है उस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, और ये ज़्यादा आसान है। आप इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्थ में आपका क्या होता है, जैसे मान लो फोर्थ प्रॉपर्टीज है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का आप आर्गूमेंट लेते हो तो ये क्या हो जाता है, माइनस टाइम हो जाता है, माइनस आर्गूमेंट ऑफ z आ जाएगा। वो ऐसा क्यों होता है, मान लें हमने दिया 1 प्लस आई का हमको क्या निकालना है, ये है मान लेते हैं, और इसका आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है, तो ये तो आपका आ जाएगा π/4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो z बार आप लिखोगे तो z बार क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा 1 माइनस आई हो जाएगा, और 1 माइनस आई कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू हमारा -π/4 हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि अगर आप कॉन्जुगेट का कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के माइनस के इक्वल आएगा, ठीक है। फोर्थ हमारा हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, अगर मान लें कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लिखा हुआ z डिवाइड बाई z बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आर्गूमेंट ऑफ z माइनस आर्गूमेंट ऑफ z बार लिख सकते हो। और z बार क्या होता है, अभी हमने उधर बताया पिछला वाला प्रॉपर्टीज में, माइनस आर्गूमेंट z होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट z। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे मतलब 2 टाइम्स ऑफ आर्गूमेंट z हो जाएगा। इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी देन आर्गूमेंट ऑफ z विल बी व्हाट, प्लस माइनस π/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि रियल पार्ट 0 होगा, तो
तो रियल पार्ट जीरो का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी टाइप का लिखा हुआ तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स सिर्फ आई बी आ जाएगा। आई बी का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो सिर्फ किस एक्सिस पे लाई करेगा, इस एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ पे इस पे लाई करेगा। अब इस पे लाई करने का मतलब ये हुआ कि या तो आपका एंगल ये आएगा और या तो आपका एंगल ये आएगा। तो मतलब या तो प्लस पाई बाई टू आएगा या माइनस पाई बाई टू आएगा। ठीक है। इफ z इज प्योरली रियल देन आर्गुमेंट ऑफ z विल बी व्हाट, जीरो या पाई। क्यों जीरो या पाई? अगर मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो जिसका पार्ट मान लेते हैं, मान लो a प्लस आई बी करके लिखा हुआ, तो ये वाला पार्ट जीरो होने का मतलब क्या हुआ, z इज इक्वल टू सिर्फ a आएगा। और ये आने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी वैल्यू होगा वो सिर्फ इस एक्सिस पे लाई करेगा। अब इस एक्सिस पे लाई करेगा मतलब क्या हुआ कि या तो एंगल जीरो आएगा, और अगर मान लो इस इधर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पाई एंगल बनाएगा। ठीक है। जैसे मान लो हमने दे दिया सिर्फ z इज इक्वल टू 1 दे दिया, तो 1 कहाँ होगा, यहाँ, तो एंगल कितना होगा, जीरो। और मान लेते हैं z इज इक्वल टू हमने -1 दे दिया तो एंगल इधर आएगा। तो इसके केस में आर्गूमेंट z क्या आएगा, जीरो आएगा, और इसके केस में आर्गूमेंट z क्या आएगा, पाई आएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा तो पाई एंगल बनाएगा आपका। ठीक है।